क्या ऐसे भी ससुराल वाले होते हैं। आज का दिन बहुत मनहूस था। बहू अचानक करंट खाकर नीचे बेहोश हो गई। आय हाय, आज तो मैंने उसे साग पकाने को कहा था। आधा तो ये काट भी चुकी थी। मनहूस मारी। दिन के 1 बजे जब मारिया माँ से पूछ रही थी, अम्मा अगर भाभी आज करंट लगने से मर जाती तो फिर हम रशीद भाई की दूसरी शादी कहाँ करते। ये सुनते ही घर की बहू को आज का दिन बहुत मनहूस था। यही कोई सुबह के 9 बजे काका सीढ़ियों से गिरकर नाक जख्मी कर बैठा। हालांकि यास्मीन बीबी ने कहा भी था कि चारपाई पर बिस्तर रखकर सीढ़ियां ना उतर गिर गया तो हड्डी टूट जाएगी। शुक्र है कि पेश गोई हर बात पूरी नहीं हुई। बात नाक जख्मी होने पर ही टल गई। वैसे खरबूजे जैसे गोल चेहरे पर गेंद नुमा सूजी हुई सुर्ख नाक खूब भप रही है। मारिया और सदफ ने तो खूब कहकाएं लगाए, जिस पर यास्मीन बीबी ने आग बगूला होकर लानते भी खूब डाली और इतला दी कि दुनिया में ऐसी संगदिल बहनें और कहीं नहीं पाई जाती। अच्छा तो सुबह 9 बजे का वाकया था। दोपहर 12 बजे जब बहू बेगम नूर जहां साहिबा, जिन्हें यास्मीन बीबी ने फजूल जहां का खिताब अता कर रखा था, अचानक करंट खाकर नीचे बेहोश हो गई। आए हाय, आज तो मैंने उसे साग पकाने को कहा था। आधा तो ये काट भी चुकी थी। अब कौन पकाएगा। मनहूस मारी, ये तो आज सारा दिन बिस्तर संभालेगी। नन्ही सी जान, कैसे कैसे रोग, साग का सौदा भी नसीब में नहीं। दिन के 1 बजे जब मारिया माँ से पूछ रही थी, अम्मा अगर भाभी आज करंट लगने से मर जाती तो फिर हम रशीद भाई की दूसरी शादी ताया मुनीर की बेटी बानो से करते या खाला की बेटी अलीशा ठीक रहती। अम्मा के जवाब से पहले दरवाजे की घंटी बज उठी और पोस्टमैन एक लिफाफा देकर रुखसत हुआ। लिफाफा खोलते ही कार्ड पर नस्ल परी इबारत मारिया ने पढ़कर सुना दी। ये शादी आबादी का कार्ड था। शादी भी उसकी फूफो कुलसूम की बेटी किरण की। हाय हाय, आज का दिन ही मनहूस है। तभी तो यास्मीन बीबी ने दांत पीस कर तारीखी जुमला बोला, दफा दूर हमने नहीं जाना। किरण की शादी पर सदफ ने भी नाक चढ़ाकर कहा। काका भी अपनी सूचे नाक पर अपनी बीवी नूर जहां का दुपट्टा रखे बाहर आ गया। किरण की शादी है। हाँ है ना, तेरे क्यों आंसू निकल आए हैं। अम्मा गर्जी, तकलीफ है माँ, बीवी तेरी जिंदा सलामत है। बाप तो बनने जा रहा है, अभी भी किरण की शादी से तुझे तकलीफ हो रही है। ओहो अम्मा, नाक में तकलीफ है। चल जा, माँ को बेवकूफ बनाता है। रग रग से वाकिफ हूँ, पता है मुझे किरण के लिए तेरे दिल में क्या जज्बात है। काका ने जोर से पैर पटका। तू मेरा बसा बसाया घर खराब करोगी। अम्मा नूर जहां को भनक भी पड़ गई तो सारी उम्र ताने देती रहेगी। मर्द बन चोरों के गुलाम नहीं, बीवी से डरता है। खबरदार मेरे सामने ऐसी बुजदिली की बातें ना किया कर। आज नाक टूटी है और कल कान तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। ठीक है अम्मा, लूला लंगड़ा कर। ठीक है अम्मा, लूला लंगड़ा करके गली के नुक्कड़ पर बैठा देना भीख मांगने के लिए। चल तो अपनी प्लानिंग शुरू कर दे। अच्छा डेट तो बता दे, कब हो रही है उसका बख्त मारी की शादी। अम्मा दफा करो, ना जाओ। गिला करे तो कह देना कार्ड नहीं मिला। कैसे ना जाऊं, मामला खानदान बरादरी का है, हर कोई थू थू करेगा। और फिर काके के ब्याह पर वो चलाको तुम्हारी फूफो बहू के 4 कां वाले जोड़े और एक सोने की अंगूठी चढ़ा गई थी। अब हमें बदले में कुछ भरकर देना पड़ेगा। किधर है वो फजूल जहां काके। अम्मा अब मैं घर बाहर वाला हो गया। काका ना कहा कर, सच्ची बड़ी शर्मिंदगी होती है। रशीद मेरा नाम है, यही बोला करो। चल जा, माँ के साथ बकवास ना किया कर, ये लाड है मेरा। खबरदार जो अब मुंह बनाया कदर कर। बेवकूफ, ऐसी मोहब्बतें सबको नसीब नहीं होती। पर अम्मा बस चुप। गरज कर मजीद कहने से रोक दिया। मेहरानी किधर गई हैं। अब यास्मीन बीबी को बहू की खबर लेनी थी। जाना किधर है, इसी जहन्नम में सड़ रही होगी। अच्छा है आगे जिंदगी के लिए थोड़ी तैयारी हो जाती तेरी। यास्मीन बीबी को इस जवाब ने बदमजा नहीं किया। क्या है, यूं बुला रही हो, इधर बैठ, कुछ मशवरा करना है तुझसे। मशवरा और मुझसे, अल्लाह करे वो आकर बैठ तो गई, लेकिन कान खड़े हो गए थे। तेरी फूफी सास कुलसूम की बेटी किरण की शादी बर्बादी हो रही है। बुलाया है हम सबको। कुलसूम अपनी बारी दे चुकी है। तेरी शादी पर वो जो कांव वाले 4 जोड़े थे ना, वो उसी की तरफ से थे। और वो अंगूठी जिस पर सुर्ख रंग लगा हुआ था, वो भी उसने दी थी। अच्छा तो मैं अब क्या करूं। ऐसा कर, बदले में तुझे भी तो अब ये सब बिल के इससे बढ़कर देना पड़ेगा। नहीं, मैं कोई कमाइयां करने निकलती हूँ। कहो अपने बेटे से ला कर रखे पैसे तुम्हारे हाथ पर। मैं जो कमाता हूँ अम्मा तुम्हारे ही हाथ पर रखता हूँ। हाँ ठीक कह रहा है मेरा घर वाला। हम मियाँ बीवी तो अपना कमा कर भी फकीर के फकीर ही रहते हैं। ये सब कुछ तुम्हें लाकर पकड़ाता है। यास्मीन बीबी ने इनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सोच में पड़ गई थी। अच्छा भला खर्चा आ गया था सर
पर। यास्मीन बीबी को जब कुछ ना सूझा तो सर पर काला दुपट्टा बांध कर लेट गई। हाय अम्मा, इतने शौक से साग पकवाया था, थोड़ी सी रोटी तो खा ले। 1.5 घंटे बाद मारिया ने आकर कंधा हिलाया। किसका कैसा साग, सोचो ने मार दिया है मुझे। अम्मा उठ तो अकलौती बहू नूरजहां भी चली आई और आकर बिस्तर पर इनके करीब टिक गई। बरादरी में बड़ी थू थू हो गई। कुलसूम मेरी तो आवाज भर आई, नहीं ऐसे ही थू थू होगी। मैं सोच रही हूँ पिछले साल मेरी फूफू दुबई से मेरे लिए जोड़े लेकर आई थी, वैसे के वैसे ही रखे हैं। और रही बात अंगूठी की, वही फूफी की दी हुई अंगूठी में कुछ पैसे मिलाकर टॉप्स बनवा लेते हैं। नग मोती ज्यादा लगवाएंगे तो खूब भारी भारी लगेंगे। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें शाद आबाद रखे। यास्मीन बीबी ने आगे बढ़कर पेशानी चूम ली। अम्मा ने कपड़े तो हमारे भी होने चाहिए, लड़कियों ने याद दिलाया। और कोई और मौका होता तो यास्मीन उस याद आवारी का शुक्रिया बहुत अच्छे तरीके से अदा करती, लेकिन अब तो सर से बोझ उतरा था तो तवज्जो नहीं दी। आने वाला दिन हंगामा खेज रहे और जिस वक्त इनकी मुसाफिरों से खचाखच भरी बस मंडी मुरीद के लिए रवाना हुई, तेज धूप हर सू फैली हुई थी। यास्मीन बीबी आज से साल पहले बनाया गया वेलवेट का जोड़ा पहने काफी बाइतमाद और बावकार दिखाई दे रही थी। पर्स भी कंधे पर डाल रखा था और बहुत तेज लाल रंग की लिपस्टिक भी लगा रखी थी। कुलसूम के घर बुझ बुझ जाने की जरूरत नहीं है, ये वो हदायत थी जो इतने दिनों में बार बार दी थी। अम्मा मूंगफलियां ही खरीद लो। सदफ ने ललचाई नजरों से मूंगफलियों के पैकेटों को देखा। दफा दूर, पहले ही धुओं ने कलेजा साड़ा हुआ है। अच्छा फिर मसाले वाली मूलियां ही ले दो, कम बख्तों डिकार मारकर सबका सफर खराब करोगी। अम्मा कंजूसी की हद होती है। लड़कियां खफा होकर बोली। यास्मीन बीबी ने ठंडी सांसें भरी। क्या बताती महंगाई के इस दौर में कैसे दांतों से पकड़कर खर्च कर रही हैं। बच्चे छोटे थे जब बेवा हुई थी, कुछ लोगों के कपड़ों की सिलाइयां की, बाजार में अचार चटनियां बनाकर बेची। पर सच्ची बात है जैसे अब आके कमर टूटी थी, इतनी तंगी पहले नहीं थी। अब रशीद उर्फ काका कमाता था, वो खुद अब तक अचार चटनियां बनाकर फरोख्त करती थी। बहू बेटियां भी थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई का काम कर लिया करती थी, मगर महीना पूरा नहीं होता था। बिजली गैस पानी के बिल भरते भरते वो खाली हो जाते और पेट का दोस्तक बढ़ना असाब हो रहा था। ऊपर से ये ब्याह शादी के खर्चे। मेरी भी 2 बेटियां हैं, कहाँ धक्का दूं इन्हें। सारे गरीब तबके के हालात एक जैसे हैं, लेकिन हम एक दूसरे का नहीं सोचते। कितनी खुदगर्जी से सिर्फ यही सोचते हैं कि अपना घर बढ़ता जाए, वरना अगर बेटियां 2 कपड़ों में ही रुखसत करा ली जाएं तो अम्मा क्या सोच रही है। कितनी आवाजें दी हैं, सुनती ही नहीं हो। सदफ ने कंधा हिलाया। यास्मीन को तो महंगाई नहीं मार डाला, वरना ये तो मरने वाली नहीं थी। छोड़ो अम्मा, दफा कर महंगाई को और महंगाई करने वालों को। वो देख नई नवेली दुल्हन कैसा प्यारा सूट पहन कर बैठी है। सदफ ने सरगोशी में बताया और साइड वाली सीटों की जानिब इशारा किया। दफा दूर, प्यारा सूट कमबख्त से इतना नहीं हुआ, ऊपर चादर ही डाले। देख तो सारे मर्द कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, और इसका मर्द बेहया बेगैरत। चुप कर अम्मा, सदफ तो कहकर पछताई। बीबी आप पिछली सीटों पर चले जाएं, कंडक्टर ने आकर हुक्म दिया। मैं क्यों जाऊं, इधर किसी को बिठाना है। ओ माई, आहिस्ता, वो अपने थानेदार साहब आ रहे हैं। खैर तो है, मैंने ठीक ही बोला है। और तू कह दे अपने थानेदार से मैं कोई मुफ्त में यहाँ नहीं बैठी, टिकट खरीदे हैं, क्यों तमाशा करती हैं। हम सारों को बस से उतरवा देंगी। चल अम्मा, पीछे चलते हैं। रशीद जल्दी से बोला और यास्मीन भी उठ खड़ी हुई। मलूल और उदास पैसे दिए थे। खैर वो आखिरी सीट पर आ गए जहां धक्के बहुत ज्यादा लगते थे। चंद साल पहले इतना अंधेरा नहीं था, लोग मजलूम की हमायत में बोलते थे, मगर अब तो किसी को किसी से कोई सरोकार ही नहीं है। कोई इसके हक में नहीं बोलता। सब थानेदार से डर गए थे। अम्मा फूफी का घर डबल स्टोरी है ना, बहुत से कमरों वाला। हाँ, पिछले साल आई थी तो बता रही थी। भाई हमें क्या, तुम चाहे 4 स्टोरियां बना लो, हम अपने 2 कमरों में ही खुश हैं। नहीं अम्मा, मैं तो इसलिए कह रही हूँ, चलो एक कमरा तो मिल ही जाएगा ना। सचिन धक्कों ने कमर की हड्डियां तोड़ दी हैं। और हमारी सड़कें किधर, कच्चे पक्के रास्ते हैं जिन पर बस चलती कम उछलती ज्यादा है। ये कमबख्त थानेदार इसकी तो पट्टी ही उतर जाए। अच्छे भले अगली सीटों पर ही बैठे थे। यास्मीन बेगम को नए सिरे से ताव आया। ए बहन, किधर जा रही हो। अगली सीट पर बैठी औरत ने अपनी बोरियत मिटाने को गुफ्तगू का आगाज किया। घर ही जा रही हूँ ना, तुझे क्लबों में जाने वाली लगती हूँ। ओहो, दफा हो, लगता है किसी ने धक्के देकर घर से निकाला है। खातून ने वार करने के बाद रुख मोड़ लिया। यास्मीन को धक्के देने वाला कोई पैदा
पैदा नहीं, क्यों शोर कर रहे हो, चुप करके बैठ जाओ। इनकी सीटों पर कब्जा करके बैठे थानेदार गरजे, मुसाफिरों 10-10 रुपए सदके के निकालो और इस पुलिस वाले को दो, लगता है जेब खाली है इसलिए इतना तप रहा है। यास्मीन बीबी का तीखा वार, वो तो तड़प गए और लगे ललकारने। काका रशीद का तो रंग उड़ गया। दोनों लड़कियां भी सहमी जा रही थी। कौन मर्द है इस बदतमीज औरत के साथ, जरा तबीयत तो साफ करो इसकी, पहले अपने मुंह पर लगी चिकनाई तो साफ करो, मक्खी बार बार फिसल रही है। इसके बाद औरत की बात पर गुस्सा कर लेना। ये दो तालबे इल्म थे, गरम जोशीले खून वाले। इनका बोलना था कि बाकी सभी बोलने लगे। थानेदार को वक्त का तकाजा समझ में आ गया, इसलिए चुप साध ली। मंडी मुरीद अब भी कितना गंदा है। मारिया ने अड्डे से बाहर आकर रक्शे में बैठते ही बेजारी से कहा, तेरा शहर तो बहुत बड़ा है ना। ए जी, मैंने कहा गंडेरिया ही ले लो। नूरजहां ने सरताज से फरमाइश की कि मुरीद के इन गंडेरियों में से क्या कीनों का रस निकलता है। खबरदार जो किसी ने बात की हो तो, इतना किराया लग गया, अभी वापस भी जाना है, बेफजूल बेफायदा। यास्मीन बीबी ने जोर से सर झटका। यास्मीन, खुदा ये रिश्तेदारियां भी क्या चीज बनाई है तूने, बना ही दी थी तो मुझे कम अज कम दुबई में पैदा कर देता। रक्शे वाले ने पीछे मुड़कर यास्मीन बीबी को देखा, कहका मार कर हंसा, फिर बाकी सफर भी हंसता ही रहा। हस्बे रिवायत घर में खूब रौनक थी, खसूसन बाथरूम के बाहर तो एक हजूम सा था और खूब बोल भी रहे थे। ये तो गौर करने पर पता चला था जो बाथरूम में जाकर बैठा था हजूम बस उसी के खिलाफ था। फूफी कुलसूम इन सब से खुले दिल से मिली और ये किरण को देखकर यास्मीन बीबी ठटकी। क्या मीसनी सी दुर्फिटे मुंह बस सूरत हुआ करती थी, अब क्या निखार आया था। पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें इस्तेमाल करती रही है। आ गए आप लोग भई, इकलौती मामी हूँ बेटी की, आपको तो सबसे पहले आना चाहिए था। बरादरी इकट्ठी थी, दिलचस्प मशगला यानी एतराज खेला जाता। हाँ, तेरी माँ की तरह जो शादी का सुनते ही खानदान समेत महीने पहले डेरे डालकर खर्चा बचाती है। यास्मीन क्यों चुप जाती, भाभी अभी तो सफर से आई हो, खैर से लड़ने को बहुत दिन है, अभी आराम कर लो। छोटी ननद ने हमदर्दी भी की तो किस अंदाज से, कैसे लपेट लपेट कर मारती हैं। मीसनिया फूफी, तुम्हारी बेटी का क्या बना, ससुराल वालों से सुलह हुई या तुम्हारी ही तरफ बैठी है। नूरजहां को ससुराली मसले मसाइल में बहुत दिलचस्पी रहती थी। वैसे तो यास्मीन बीबी को इसकी ये आदत एक आंख ना भाती थी, लेकिन उस वक्त जी चाहा बहू का मुंह चूम ले। लड़कियों, अपना सामान स्टोर में रख दो, उधर बावर्ची खाने के साथ स्टोर है, ताला शाला लगा देना। ऐसे ही कोई कीमती चीज गुम हो गई तो इल्जाम अपनी फूफी को मत देना। सदर बैठी रही मारिया सामान को ठिकाने पर रखने को उठ खड़ी हुई। कितना अच्छा घर बना लिया है फूफी ने, सताइशी अंदाज में देखती आगे बढ़ रही थी। लाएं जी, मैं रख देता हूँ। सामने कुलसूम फूफी का बेटा अरसलान आ गया था। हाँ भाई जी, इतने बड़े हो गए हो और तुमने खुद को आईने में देखा है कभी? सादा से मासूम अंदाज के जवाब में कैसा जताया हुआ अंदाज। वो तो शर्मा कर सिमट सी गई। क्या कर रही हो आजकल? मैं छत पर चढ़कर गुड़ियां उड़ाती हूँ, गली में क्रिकेट खेलती हूँ। भाई बताओ भला, ये कोई सवाल है? लड़कियों ने हांडी रोटी के अलावा क्या करना है? ओहो, शुक्र है पूरा जवाब सुनने के बाद तसल्ली हुई। तो हंस पड़ा। शाबाश। सामान रास्ते में रखकर कौन सी बातें शुरू हो गई। फूफी कुलसूम कमरे से बाहर निकली थी। अम्मा, मैं इससे पूछ रहा था, तुम वाकई मारिया हो? कितनी छोटी सी थी जब देखा था। हाँ बेटा, वक्त भी तो गुजर गया। फूफी पता नहीं क्यों रंजीदा हो गई। मारिया बैग उठाकर आगे बढ़ गई। मारिया, ये अपनी किरण तो बड़ी खूबसूरत हो गई है। स्टोर से वापसी पर भाई रशीद उर्फ काका टकरा गई और चुपके से बोले। मारिया ने आंखें निकाली। ओहो खुदा को मान, मेरा बसा बसाया घर बर्बाद करवाने लगी हो। भाई नूरजहां मेरी बीवी है, मैं तो किसी और के बारे में ऐसा वैसा सोच भी नहीं सकता। ओहो, क्या बातें हो रही हैं। भाई बहन ने जरूर अपनी फूफी के बारे में ही बातें कर रहे होंगे। हाँ भाई, बड़ा पैसा आ गया है, बड़ी मगरूर हो गई हैं वो, हम तो इस शादी पर आकर पछता रहे हैं। पता नहीं यह मोहतरमा रिश्ते में इनकी क्या लगती थी, कहकर आगे बढ़ गई। अम्मा, किरण के ससुराल से फोन आया है, कोई लड़की चलाकर ऐलान कर रही थी। कुलसूम बेगम लब झपक कर एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में दाखिल हो गई। पीछे तजस्सुस की मारी खवातीन भी कुछ देर बाद गर्मा गर्म खबर के साथ वापस आई। लो जी, किरण के ससुराल से नई फरमाइश आई है। बताने वाले का चेहरा जोश से सुर्ख हो रहा था। कह रहे थे दूल्हे की माँ को हल्की सी चूड़ियां डाल देना, तोहफे ऐसे आने चाहिए कि हमारे शरीके वाले चल भून जाएं। कितने बेहया लोग हैं, एक बुजुर्ग खातून ने कहा। यास्मीन बीबी अब कुलसूम के धुआंधार होते हुए चेहरे को देख रही थी। कुलसूम थक कर एक तरफ ढह गई थी। इनकी दोनों बेटियों की भी ऐसी ही हालत थी। कुलसूम और
यास्मीन की कभी नहीं बनी थी। वजह वही फसाद की जड़ ननद भाभी का रिश्ता और मजीद वजह कुलसूम के बदमिजाज मियाँ की थी। बचपन में किरण और रशीद उर्फ काके का रिश्ता कुलसूम और इसके मरहूम भाई यानी रशीद के बाप मुंह ज़बानी तय किया था, लेकिन रशीद के बाप की वफात के बाद किरण के बाप ने ये रिश्ता खत्म कर दिया, ये कह कर के लड़का तो यतीम है, मेहनत मजदूरियां करके माँ बहनों को पालेगा, मेरी बेटी को अच्छे घरानों की कमी नहीं। रशीद को तो 2 साल पहले ही यास्मीन ने नूरजहां से ब्याह दिया था। किरण की किस्मत अब आकर खुली थी और पता नहीं कैसे लोगों से नसीब जुड़ गया था इसका। यास्मीन सारी बातें भुलाकर नंद के पास जा बैठी। घबरा ना कुछ हो जाएगा, आखिर हम सब करीबी रिश्तेदार हैं। किरण सबकी बेटी है, ये सुनना था कि करीबी रिश्तेदारों की भीड़ झपटने लगी। कुलसूम रोने लगी, जब से रिश्ता पक्का हुआ है इन लोगों की फरमाइशें जारी हैं। अब तो कक से भी हल्की हो गई हूँ, कहाँ से भारी सेवर चढ़ाऊं। लड़के की डाइन माँ की कब्र पर अल्लाह करे पुत्र के ब्याह से पहले ही मौत आ जाए। ऐसे दिल चले ऐसे ही बातें कर सकते हैं। शाम को किरण की बरी लेकर आ रहे हैं, तब भी पूरा बारात वाला खाना पक रहा है। शुगन की ढेरों मिठाइयाँ अलग साथ जाएगी, मेहंदी पर भी आएंगे, शादी पर तो खर्चा होना ही है। अब ये सब खर्चा कहाँ से करे हम। कुलसूम भाभी सच कहती हूँ, अब तो घर का सामान बेचने की नौबत आ गई है। मैंने तो सुना है तेरे लड़के बहुत कमाते हैं। हाजरीन में एक संगदिल खातून हर जगह होती है जो किसी के आंसू की परवाह ना करते हुए सवार डाल देती है। आपा मेरे बेटे दियानतदार से कमाते हैं, कोई डाके नहीं मारते। और सुन यास्मीन भाभी तो कहती थी किरण सबकी बेटी है, यहाँ तो मेरा दर्द नहीं समझ रहे। शादी के इस घर में फरमाइश के बाद रौनक मानित पड़ गई थी कि अहले खाना कुलसूम के दोनों लड़कों और मियाँ मसीद रकम का बंदोबस्त करने निकल गए थे। हल्की बड़ी क्या, उन्होंने तो दूल्हे की माँ के लिए चूड़ियां बनवाई ही नहीं थी, सिर्फ जोड़ा ही रखा था। मलकर अपनी मुंह से अब वो मांग रहे थे, पूरी नहीं करेंगे तो बेटी को जवाब देना पड़ेगा। इस बात ने बाप और भाई को हर तरफ हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। रिश्तेदार कुछ उदास शक्लें बनाकर बैठने के बाद अपनी खुशगवार बातों में लग गए। लड़कियां तो ढोलक भी बजाने लगी। शाम को बारात की सूरत लड़के वाले आए, 7 नंदे तेवरी चढ़ाए हुए सास के तो खैर मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। बरी की नुमाइश हुई, ठीक थी, कुछ जोड़े तो काफी अच्छे थे। खाने का दौर शुरू होने से पहले सास ने अपने कड़े देखने की फरमाइश कर दी। अभी बनकर नहीं आए, कुलसूम ने फदियाना अंदाज में कहा। और मेरी लड़कियों के लिए क्या बनवा रही हो? एक एक अंगूठी तो होनी चाहिए। जैसे जैसे गुर्बत बढ़ रही थी वैसे वैसे लालच बढ़ रहा था। हम एक दूसरे को नोच खाने को तैयार हैं। हम सब बेहिस कोई होगा। फूफा की सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बहन जी अपनी लाडली बेटी अपने घर की रौनक आपके हवाले कर रही हैं, ये क्या काफी नहीं है? ए ना भाई, मुझे तो लग रहा है कोई लाडली बेटी नहीं, कोई बोझ सर से उतार रहे हो। सो अरमान होते हैं माँ बहनों के लिए, लेकिन उधर कोई बात हम मुंह से निकालते हैं, इधर तुम सबके मुंह लटक जाते हैं। हालांकि इन बातों का ख्याल तो आप लोगों को खुद करना चाहिए। चचा जी बड़ी बेटी ने भी माँ की बात में हिस्सा डाला। सफेद पोश हैं, हम भी कहाँ से पूरी करें ऐसी बेतुकी फरमाइशें। बेतुकी यानी आपका मतलब है कि लड़के वालों की तरफ से आई तमाम खवातीन बोलने लगी तो बिरादरी वाली कोई खामोश रहती। कुलसूम और इसके बेटे अपनी तरफ के मेहमानों को खामोश करवाने के लिए हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बात बढ़ती चली गई। लड़की की तरफ के मर्द भी शामियाने में आकर शामिल हुए। बस जी ये तय हो गया, रखो अपनी लड़की अपने पास, हम नहीं आ रहे कल बारात लेकर। लड़के के बाप ने बाएं हाथ से दाएं हाथ का मुक्का रसीद करके फैसला कुन अंदाज में कहा, भाई साहब मेरी बात सुनिए। कुलसूम और इसका शौहर सदमे से चूर, इनके पांव तक पकड़ने को तैयार थे, लेकिन दोनों जवान गर्म खून वाले थे। ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सके। माँ बाप को पीछे करते हुए बोले, जाओ निकल जाओ हमारे घर से, ऐसे बेगारतों में बहन देने से बेहतर है हम सारी उम्र उसको घर बिठा रखें। आए हुए लोग पूरी बरी के साथ वापस चले गए और पीछे मौत वाले घर का सोग और सिसकियां रह गई। फूफी तो बेहोश होकर गिर गई और फूफा जी सर हाथों में गिराते मलूल बैठे थे। जरा सी देर में क्या से क्या हो गया। लालच ने सारी खुशियां चुरा ली। किरण के अब्बा लाखों रुपए लग गया, कर्ज अलग चढ़ गया, पर बेटी की खुशियां फिर भी ना देख सके। हाय अब क्या बनेगा मेरी किरण का। किरण खूबसूरत भी नहीं है, बस आम सी लड़की है। अब ये दाग भी लग गया। दूसरी बात बारात आनी तो बहुत मुश्किल है। ये वो लोग थे जिनकी इस घर से कोई ना कोई रिश्तेदारी निकलती थी। गरूर की सजा है जी, बस अल्लाह बचाए। इस गरूर से बंदे के पास पैसा बाद में आता है और गर्दन में सरिया पहले आ जाता है। मैंने तो आज तक कभी गरूर नहीं किया। ये खाला शरीफा थी जिनकी आज तक किसी से नहीं बनी थी, मगर इस मौके पर सब ने इस बात में सर हिलाना
जरूर समझा। मेरा ख्याल है सवेरे वापस चलना चाहिए, अब यहाँ रह कर क्या करना, मैं भी यही सोच रही हूँ। उठकर सामान बांधती हूँ। आय हाय, कितना खर्चा कर आए थे हम शादी के लिए। मेरी बेटी ने तो हजारों की तैयारी कर डाली थी, सब बर्बाद किया। अम्मा बड़ा ही बुरा हुआ। फूफी कुलसूम के साथ अंदर कमरे में यास्मीन, रशीद और नूरजहां बैठे थे। बस बहू इसलिए तो लोग बेटी के पैदाइश पर रोते हैं, हम बेदीद लोग इस नेमत की कदर जो नहीं कर सकते। यास्मीन ने आह भरी, अम्मा मैं सोच रही थी मेरी खाला का बेटा है ना फारूक, क्यों ना उसको फोन करूं, सारी बात बताकर किरण से शादी का कहूं। दुनिया में एक मैं ही तो हूँ, उसकी बहन कभी नहीं टालेगा। ना ना चुप करी, इसके लिए तो मैं अपनी मारिया का सोचती हूँ। पर अम्मा हमारी मारिया में कौन सी कमी है, किरण पर तो दरवाजे से बारात वापस जाने का दाग लग चुका है। रशीद ने भी समझाया, चुप करो, जमाने के हमदर्द हो, सर ना खाओ। मेरा पहले ही जो बदमज़गी हो गई है, सर में दर्द हो रहा है, चाय बना दो। अम्मा लो पूछो भला, ये कौन सा मौका है चाय पीने का। मैं कुलसूम को देखूं, जब मेरा ये हाल हो रहा है तो उसका क्या हाल हुआ होगा। वो तो माँ है। कुलसूम का हाल वाकई बहुत बुरा था। वो किरण की मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। वो माँ बाप भाइयों सबसे शर्मिंदा थी। किरण तो क्यों मुंह लटकाए बैठी है। दुनिया इन लालची लोगों पर खत्म थोड़ी हो जाती है। और शाबाश, उतार दे ये पीला जोड़ा, चल किसी अच्छे रंग का जोड़ा पहन उठ, शाबाश। यास्मीन ने चाहकर कहा, तुझे इससे कहीं अच्छा साथी मिलेगा। किसी ने तसल्ली दी। बाकियों के चेहरे मजीद दुखी तफसीर बन गए। हाँ ये बस तसलियां तो है। मेहमानों की अक्सर सामान समेटने लगी थी। खाना तो तैयार पड़ा था, मेजबान तो किसी काबिल थे नहीं, सबने खुद ही लिया खुद ही खाया। अक्सर को तो इतनी बोरियत महसूस हुई कि वो रात को ही बस के अड्डों पर पहुंच गए। कल तक घर में कितनी रौनक थी, आज खामोशी छा गई। यास्मीन बीबी को नींद नहीं आ रही थी। किरण की शादी को सुनकर जलन तो मुझे भी हुई थी, पर खुदा ये भी तो जानता है दिल से मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। किसी की शादी की खबर के साथ ही पहली परेशानी तो मुझे खर्चे की लग जाती है, बस इसलिए बोल गई थी। करवट बदली, नींद फिर भी नहीं आई। वो उठ बैठी, कुछ प्यास महसूस हो रही थी। पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली। कुलसूम के कमरे से उभरती सिसकियों ने कदम रोक लिया। कुलसूम और किरण रो रही थी। यास्मीन पानी पिए बगैर ही पलट आई। नूरजहां आकर सोई हुई बहू को झंझोड़ा, फोन कर अपने भाई फारूक को, उससे बता तूने उसका रिश्ता अपनी फूफी सास की बेटी किरण से तय कर दिया है। पर अम्मा तुम तो कहती थी मारिया के लिए नहीं। अगर हम सब खुद गर्ज हो गए, अपनी अपनी में पड़ गए, तो सच कहती हूँ कुछ नहीं, कोई तो हो जो अपने से हटकर दूसरों का सोचे। मेरी मारिया भी कम उम्र है, इसके माथे पर रब ने कोई खामखा दाग नहीं सजाया। बस तू किरण की फिक्र कर, फारूक तो मान जाएगा। इसकी तरफ से मैं हाँ करती हूँ, तुम बस फूफी से बात कर लो। और यास्मीन बीबी वापस पलटी, जाकर कुलसूम के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर अंदर दाखिल हुई। किरण बस कर, मैंने तुझे पहले भी समझाया था। और भाई तुम सारे घर वाले उधर बैठे हो, सबके सामने फिर कुछ ख्याल आया तो नूरजहां को आवाजें देने लगी। नूरजहां भी उल्टे सीधे दुपट्टे मूंदी मूंदी आंखों के साथ फौरन चली आई। लो खुद बात कर लो, लड़की की बहन तू ही है ना। और जो बात नूरजहां ने की, इससे वहां शादी और मर्द की कैफियत हो गई। कुछ देर तक तो कोई कुछ बोल ही ना सका। फिर कुलसूम लपक कर पहले यास्मीन फिर नूरजहां के गले लग गई। जरा सी देर में मंजर ही बदल गया। घर पर लगी आराइशी बत्तियां जो शाम को बंद कर दी थी, फिर से जला दी गई। सोती हुई लड़कियों को जगाया गया और जोर शोर से गाना गाने लगी। और उधर फारूक साहब हर बात से बेखबर अपने बिस्तर में घुसे खराटे मार रहे थे। अपनी बेटी का नसीब मैंने किरण को सौंप दिया। अल्लाह इस बात को मेरे लिए पछतावा न बनाना, मेरी बच्ची का नसीब तू ही खोलना। यास्मीन बीबी सोच के किरदार में उभर रही थी। सुबह सवेरे नूरजहां ने फारूक को इतला भी दे दी। खैर मुबारक आपा, तुझे भी मुबारक हो, पर इतनी जल्दी मैं कैसे इंतजाम करूंगा। महीने 2 महीने की मोहलत तो दो। वो 4 दिन बाद शादी का सुनकर बुखला गया। शाबाश, सारी बात समझा दी, फिर भी वही बकवास। लगता है तो अभी भी नींद में है। आखिरी बार बता रही हूँ, कार्ड बढ़ चुके हैं, अब तारीख बदली नहीं जा सकती। मुझे पता है तो इंतजाम कर लेगा। अब झूठ मूठ के नखरे बंद कर, ये ले अपनी सास से बात कर। नूरजहां ने कुलसूम को फोन थमा दिया। फारूक से बात करके कुलसूम ने नूरजहां को गले लगाकर ढेरों दुआएं दे डाली। अम्मा मेरा ख्याल है अब हम वापस चलते हैं। फारूक की तरफ से बरी बनानी है और बारात भी तो हमने ही लानी है ना। नूरजहां की बात पर लड़कियां और यास्मीन हंसने लगी और इस बार में सर हिलाने लगी कि बारात के साथ बाराती बनकर आना भी फख्र की बात होती है। ठीक है तुम सब जाओ, मगर मारिया मेरी तरफ से शामिल हो। मेरी होने वाली बहू की हैसियत से कुलसूम ने ये क्या बात कह दी। यास्मीन तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। खानदान का सबसे पढ़ा लिखा और कमाऊ लड़का जिस पर
और फूफा को बहुत फख्र था। यास्मीन का यही ख्याल था कि अपनी किसी भांजे भतीजी को ही बहू बना कर लाएंगी। कलसूम की यतीम भतीजी को कहाँ देखेंगे। मगर रब को यास्मीन की कुर्बानी पसंद आ गई। उसने इतना अच्छा दामाद उसको अता कर दिया। अब आंखें भगोने की बारी यास्मीन की थी। खुदा की रहमत से हम क्यों मायूस हो जाते हैं। वो तो बेहिसाब अता करता है, जरा सी नेकी पर माला माल कर देता है। तो फिर अब अगर रब इस कौम से नाराज है तो कहीं हम अपने अमाल की सजा तो नहीं पा रहे।